अभय कुमार सिंह जी, आप छातापुर विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी के एक संभावित प्रत्याशी हैं। अ, आज इस बातचीत में मैं सबसे पहले आपसे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक शैक्षिक क्षेत्र में आपके योगदान और चुनाव लड़ने का जो आपका यह निर्णय है, इसके बारे में आपकी बातें सुनना चाहूँगा। मेरा नाम अभय कुमार सिंह मुन्ना है। मैं कुमार ससेंद्र सिंह मुखिया जी का बड़ा लड़का हूँ। मेरे पिताजी के नाम से कुमार ससेंद्र इंटर महाविद्यालय है। मेरे दादाजी स्वर्गीय लक्ष्मेश्वर कुमार कुंवर के नाम से LK हाई स्कूल है। मेरी माताजी स्वर्गीय सावित्री देवी के नाम से CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हमारे परिवार का इस विधानसभा क्षेत्र में 40 वर्षों से शैक्षिक कार्य में काफ़ी सहयोग रहा है और हजारों हजार छात्र यहाँ से पढ़ के अपने जीवन यापन कर रहे हैं और अच्छे अच्छे जगह पर हैं। अगर जन स्वराज पार्टी की बात करें, जिससे जुड़कर आप काम कर रहे हैं अभी, तो यह पार्टी एक नई राजनीतिक धारा प्रस्तुत करने की बात करती है। आपके विचार में जो यहाँ पारंपरिक पार्टियां हैं बिहार में, उनसे यह पार्टी किस तरह से आपको भिन्न लगती है? पारंपरिक पार्टी में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग जनता के महत्व को और जनता के महत्व को नहीं समझा जा रहा है। वहाँ केवल पार्टी स्तर पर अपने लोगों को सहयोग करके जो भी लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे पार्टी में पूरे जनता के सेंटिमेंट को ख्याल में रखते हुए और जनता की जो इच्छा होगी वही इस पार्टी के नेता कर पाएंगे। तो जैसे मैंने सुना है कि इस पार्टी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी एक नए तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि उसमें जनता की भागीदारी का बहुत अधिक महत्व है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? इस इस पार्टी में पूर्ण रूप से जनता का ही महत्व है। लीडर का कोई महत्व नहीं है। जनता जिसको चाहेगी, आप देखें कि अभी जो चुनाव के प्रक्रिया में कैंडिडेट सिलेक्शन का जो चर्चा है जी। उसमें जो प्रतिनिधि पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनका कंसेंट फर्स्ट 2 फेज़ में और अंतिम फेज जनता के ओपिनियन के बाद ही पार्टी टिकट देगी। यह किसी दल में ऐसा नहीं है और जब इस तरह प्रोसेस से सिलेक्शन होगा तो निश्चित रूप से 100% सिलेक्शन सही होगा। अभय जी, छातापुर विधानसभा क्षेत्र में खेती, रोजगार और पलायन की समस्या गंभीर है। इस बात को तो सभी मानते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए क्या कोई ठोस कार्यनीति या योजना है? संयोगवश छातापुर विधानसभा क्षेत्र इस तीनों समस्या से बहुत हल्के प्रयास में वो पलायन को रोक सकती है। क्योंकि इस इलाके में मकई का जो खेती विगत 8-10 वर्षों में जो बढ़ोतरी हुआ है और 2000 रुपये क्विंटल आसानी से मकई बिकता है। अगर प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ व्यवस्था लगा दिया जाए या तो सरकारी स्तर पर या प्राइवेट स्तर पर, तो 300 से 400 रुपये पर क्विंटल
का बचत किसान को एक्स्ट्रा आम हो जाएगा। अच्छा। जिससे किसान बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जी। क्या इसके मक्का प्रोसेसिंग के अलावा और भी इस तरह के कुछ उद्योग हो सकते हैं जिनसे यहाँ की जीवन दशा में कुछ सुधार हो सके? मक्का के अलावा मखाना प्रोसेसिंग, जी। यहाँ टमाटर काफ़ी उपजता है, उससे भी हो सकता है। एक पलायन को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोरोना के समय में देखने में आया जी। कि सरकार के द्वारा एक इंडस्ट्री लगाया गया, गारमेंट उद्योग लगाया गया। जी। और वो बिहार में लगता है कि पहला दूसरा है कि वो प्रॉफिट में चलते हुए बंद हो गया। जी। और कोरोना के पीरियड में जब 1 रुपया भी लोगों को मुश्किल रहता था तो एक आदमी को 15 से 20 हज़ार रुपया, तो हम ऐसा समझते हैं कि अगर गारमेंट उद्योग यहाँ लगाया जाए तो यहाँ 20 से 25 हज़ार लेबर जो हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो यहाँ आके अपने घर में रह के इस गारमेंट्स उद्योग को राष्ट्रीय स्तर का गारमेंट्स उद्योग स्थापित कर सकता है, क्योंकि बहुत ही ट्रेंड लेबर देखने को मिला है उस कार्यक्रम में कोरोना पीरियड में। अभय जी, आप इस बात से परिचित हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो किसी न किसी तरह से कृषि से जुड़ी हुई है। खेती का काम ही यहाँ प्रमुख है। कुछ किसान हैं और कुछ खेत में काम करने वाले मजदूर तबके के भी लोग हैं। यहाँ किसानों की स्थिति में विकास करने के लिए क्या कोई ठोस योजना है? किसानों का विकास किस तरह से हो? खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2008 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू इस एयरपोर्ट पर घोषणा किए थे कि हम यहाँ के किसानों के ज़मीन से बालू निकाल देंगे। जी। यहाँ 3 फीट से 5 फीट बालू है। जी। और अगर सरकार के स्तर पर इस बालू को निकाल दिया जाए तो किसान तो वैसे खुशहाल हो जाएगा। जी। बगल में आप नेपाल में देखिए, वहाँ भी बालू का समस्या था। जी। तो वहाँ के सरकार के द्वारा पूरे ज़मीन से बालू निकाल दिया गया अपने कॉस्ट पर। यहाँ सरकार 25 हज़ार रुपया दे दी और फ्री हो गई। अब अगर आप अगर अपने खेत के बालू को निकालना भी चाहते हैं, किसी रोड में, किसी ज़मीन भरने के काम में अगर देना भी चाहते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया ऐसा है कि आप उसमें फंस जाएंगे और आपको फाइन हो जाएगा और आपका ट्रैक्टर सीज कर लिया जाएगा। ये तो पता नहीं सरकार को आज तक समझ में क्यों नहीं बात आ रही है कि इतना मोटा, यानी इतना महत्वपूर्ण समस्या, और जिसमें हजारों एकड़ ज़मीन बंजर पड़ा हुआ है और सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री की घोषणा किए हैं, फिर आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा। इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास में आपका एक महत्वपूर्ण, आपका ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और ख़ास करके जो केएस कॉलेज की हम अगर बात करें या फिर सावित्री प्रभा पब्लिक स्कूल की बात करें, जिसको अभी हाल में सीबीएसई की मान्यता भी प्राप्त हुई, तो निश्चित रूप से शिक्षा का एक उत्कृष्ट शिक्षा का एक केंद्र बनाने में आपने और आपके परिवार ने एक महत्वपूर्ण योगदान किया है और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है जिसका आकलन होना अभी बाकी है। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ इस इंटरव्यू में कि शिक्षा की जो बहुत बदहाल स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इतना सारा विकास हो रहा है लेकिन शिक्षा की स्थिति सुधर नहीं रही है और शिक्षा के लिए भी, अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। इस स्थिति में किस तरह बदलाव आ सकता है? क्या जनसुराज पार्टी के पास इस संबंध में कोई विचार या चिंतन रहा है? देखिए, हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य भी शिक्षा है। हमारे नेता प्रणेता प्रशांत किशोर जी एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि हमारे दादाजी बैलगाड़ी चलाते थे, पिताजी डॉक्टर थे और हम आज आपके सामने भाषण दे रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर नियत ठीक रहे तो ये क्षेत्र काफ़ी डेवलप करेगा यहाँ। और बच्चे को जो खिचड़ी, कपड़ा, साइकिल दिया जाता है वो न देके छोटे बच्चों को मुख्य रूप से
दलित महादलित बच्चे के लिए अगर आवासीय विद्यालय की स्थापना हो जी और उसके देखरेख किसी भूतपूर्व सैनिक के हाथ में दिया जाए जी और 5 वर्षों तक अगर उसको रखा जाए हॉस्टल में, तो आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा में देखने को मिलेगा और प्रशांत जी की जो इच्छा है जी। वो सफल होगी। अच्छा, तो आप अभी वैसे तो चुनाव में काफ़ी वक्त है, लेकिन आप विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो जब आप क्षेत्र के आम लोगों के बीच जाते हैं, जिसमें किसान हैं, मजदूर हैं, विद्यार्थी हैं या फिर व्यवसायी लोग हैं, तो मूल रूप से उनकी जीवन दशा में कैसे तत्काल एक परिवर्तन आए। मान लीजिए अगर इस चुनाव के बाद जन स्वराज की सरकार बनती है, तो मूल रूप से ये कैसे संभव होगा कि तत्काल लोगों को लगे कि इस व्यवस्था में बदलाव हुआ है या उनके जीवन स्तर में तत्काल कुछ परिवर्तन आएगा। ऐसे कौन कौन से मुख्य कदम उठाए जाएंगे? देखिए, हमारे दल का मूल मंत्र जो 5 है, वो सभी समस्या का समाधान उसमें संभव है। जी पहला है कि पलायन, अगर पलायन रुक जाता है जी तो इंडस्ट्रीज को करके, जैसे अभी हम बताए गारमेंट उद्योग या प्रोसेसिंग के लिए मक्के का या मखाना का, जी तो ये लोग इसमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट है। जी दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारे दल का है कि विश्व स्तरीय शिक्षा अगर का स्थापना किया जाए तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा। जी फिर है कि गरीबों के लिए 2000, माने वृद्धा लोगों के लिए 2000 रुपये, वैसे ही उसकी पेंशन। स्थिति पेंशन जी सुधर जाएगी। जी फिर महिलाओं के लिए, चूँकि महिला वर्ग बहुत कंस्ट्रक्टिव वर्ग है, जी अगर उतना ही पैसा मर्द को दे दिया जाए और उतना ही पैसा महिला को दे दिया जाए तो महिला का पैसा दोगुना चौगुना हो जाएगा, मर्द का पैसा हाफ हो जाएगा। जी तो इसलिए महिलाओं को अगर ऋण उपलब्ध कराया जाए तो बहुत फ़ायदा करेगा। जी और खेती में हमारे दल का है सोच कि किसान को हम लेबर मुफ्त करावें तो किसान को प्रॉफिट वैसे ही बहुत हो जाएगा। तो किसान को लेबर मुफ्त कराने की बात किस तरह से समझ में आने? उस सरकार का जो प्रोजेक्ट है, जो इसमें मिट्टी निकालने का काम, मनरेगा मिट्टी निकालने का जी पोखर, वो एक्चुअली वो केवल फॉर्मेलिटी है, वो तालमेल करके पैसे का बंदर बांट है। जी तो अगर वो मनरेगा के लेबर को अगर किसान को उपलब्ध करा दिया जाए तो कुछ काम भी हो जाएगा और किसान को फायदा भी हो जाएगा। जी जी, ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक महत्वपूर्ण, यूनिक, अनूठी बात है। और अनूठी बात। और संभव है कि इससे बहुत गुणात्मक परिवर्तन आए। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को आपका क्या संदेश है? इस इंटरव्यू के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत सम्मानित जनता है, लेकिन मैं ये मात्र इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको भगवान कहा जा रहा है, जनता आप भगवान हैं। आपका महत्व चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो देते रहे, लेकिन आप अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को समझ के अगर काम करेंगे तो क्षेत्र का, राज्य का और देश का विकास होगा। दिल से काम करेंगे तो ये होगा, दिमाग से काम करेंगे तो जो आज हो रहा है वही होगा। तो अभय जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। शुभ रात्रि।